नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, हमेशा की तरह एक और निशस्त लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है और आज की निशस्त का जो हमने मौजू चुना है वो अहम भी है, खासा दिलचस्प भी है और उसकी जो है बैनुल अक़वामी सतह पे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इम्पैक्ट भी हैं और ज़रा अंडरस्टैंडिंग भी है। और इस मौजू पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हमारे मेहमानान रहेंगे। उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब, सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं इनकी, बिज़नेस, इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल सिस्टम्स के बारे में। उनके हमरा बैठे हैं एजाज़ अयूब साहब। एजाज़ अयूब साहब एक इकनॉमिक रिसर्चर और एनालिस्ट हैं और फिनेंसेस और ख़ासतौर पर बैंकिंग इस पर ख़ासी दकीक नज़र रखते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें सवाल जवाब का अपने मेहमानान से, एक तमहीदन मैं एक रन डाउन दे दूँ आज के टॉपिक का। नाज़रीन, इससे पहले जितनी भी नशस्तें हमने की हैं, हमेशा हमने आपसे एक इस्तदा की है, एक लाज़मी इंतबाह आपको दिया है कि आप जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करें या आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदने की कोशिश करें, उसमें आप मार्केट का अहवाल जो है ज़रूरी जानने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में जो है रिस्क्स आती हैं। मार्केट कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, अपने कॉस्ट्स और प्राइसेस के हवाले से। और हमने प्रोग्राम में ये सोचा कि ये जो हम हर बार अपने नाजरीन को बोलते हैं कि वो मार्केट का ख्याल रखें, प्राइसेस का ख्याल रखें, आया ये क्या चीज़ें हैं जो मार्केट के इस प्राइसेस को या इस रिस्क को बढ़ाता और घटाता है? क्या ये कोई एक, दो या तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम मुतनब्बे हो सकते हैं और उसका हम फॉलो कर सकते हैं उनको? और बिल्कुल इसी चीज़ को सामने रखकर हमने आज की नशस्त का ये टॉपिक चुना है। हमने जानने की और समझने की ये कोशिश करेंगे कि ग्लोबल अरीना में, ग्लोबल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे जो है कौन सी तीन बड़ी चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं बाकी सारी चीज़ों की प्राइसेस या उनके प्राइसेस में उतार और चढ़ाव। और हमारी रिसर्च के मुताबिक ये तीन बड़ी चीज़ें हैं जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिसे आप कहें, और यूएस डॉलर, और तीसरी चीज़ है गोल्ड या सोना। इन तीन चीज़ों की दरामद और बरामद, उनके प्राइसेस से बाकी तमाम जितनी अशिया दुनिया में दरामद या बरामद होती है, जिनका ख़रीद व फ़रोख्त होता है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हो, चाहे वो आपकी कंपनी के लिए हो, चाहे बाकी सर्विसेज हो, इन सबों का असर उन सारी कीमतों पे आ जाता है और ज़रूरी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे भी आए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एजाज साहब, तमहीदन मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये तीन बड़ी चीज़ें हैं। ग्लोबली हम देखते हैं, यूक्रेन वॉर हुआ, इससे पहले भी क्राइसिस हुई हैं दुनिया में, जिसकी वजह से इन तीन चीज़ों की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने में आया। उससे हम देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये अगरचे बड़ी आसान चीज़ है जो शायद समझ आ जाए, लेकिन इसका इतलाक समझ में नहीं आता। जैसा हम अभी ये प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर यूक्रेन और रशिया के माबैन एक तसादुम जारी है, उनकी अपनी कोई निजी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ कश्मीर में बैठा हुआ हूँ, जोग्राफी तौर पे बहुत दूर बैठा हुआ हूँ और मैं गैस सिलेंडर लेने जा रहा हूँ, मैं तेल लेने जा रहा हूँ, ये महंगा या सस्ता क्यों हो रहा है? आप हमारे नाज़रीन को बड़ी आसान ज़बान में ये समझा। इसमें दो चार बेसिक चीज़ें पहले समझना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि जो ग्लोबल मनी है जी, बड़े सारी इदारे जो है बहुत सारा पैसा मैनेज करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पेंशन फंड्स होते हैं या किसी कंट्री के सॉवरेन फंड्स होते हैं, या बहुत सारी जो कोई इकॉनमी होती है उसके कंज्यूमर्स का सेविंग्स होती है। तो ये सारा पैसा, इसकी हमेशा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ये रिटर्न्स के पीछे भागता है। राइट। जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ये पैसा वहाँ की तरफ भागेगा। राइट। और जहाँ पे कभी इसको रिस्क लगेगा तो ये कोशिश करता है ये सारा पैसा कि मैं कम रिस्क वाली जगह पे स्टोर हो जाऊँ। एग्जैक्टली। तो ये हमेशा, ये बेसिक चीज़ हमको याद रखनी है। ओके। अब जब भी कोई क्राइसिस होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोविड के दौरान देखा कि मार्केट्स पहले बहुत ज़्यादा टंबल हुए, स्टॉक मार्केट सब जगह। तो मार्केट्स में किनका पैसा लगा होता है? अगर इंडिया की बात करें हम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें दो किस्म के या दो चार किस्म के एंटिटीज़ होते हैं। एक तो डोमेस्टिक होते हैं, आप और मैं जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे जो लगाते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बाहर के, जो जिनकी मैंने अभी जिक्र किया कि जो ग्लोबल पैसा होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। वो हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी हमेशा नजर यूं तो सोचित है क्यों तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद काह 5G क्या है? एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा।
अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ, आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। रहती है कि पैसा कहां पे ज्यादा रिटर्न देगा जी। तो द मोमेंट कहीं रिस्क दिखा तो पहली जो मार आती है वो स्टॉक मार्केट। तो ये पैसा निकल के जाता है सेफ हेवन्स में। सेफ हेवन किसको बोलते हैं? जहां पे आपको रिस्क ऑफ डिफॉल्ट सबसे कम हो। उसमें 2-4 बड़ी चीजें आती है। गोल्ड सबसे पहली चीज आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी है। इसका हजारों साल का रिकॉर्ड है कि गोल्ड में एक तो इन्फ्लेशन को भी ये कैप्चर कर लेता है जी, पोर्टेबल है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, लिक्विडिटी है, सब कुछ चीजें इसमें सारी प्रॉपर्टीज है। एग्जैक्टली। इसमें रिटर्न्स कम होते हैं जब बाकी एसेट ज्यादा चलते हैं। जैसे कभी नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल अच्छी इकोनॉमी जा रही है तो स्टॉक मार्केट अच्छा जा रहा है, रियल एस्टेट अच्छा जा रहा है, तो गोल्ड इस वक्त कम रहता है जी। लेकिन जो ही क्राइसिस होते हैं ये पैसा निकल के गोल्ड में। इसीलिए हमने देखा कि द मोमेंट कोविड स्टार्ट हुआ या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में हुए तो गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे। और जो ही इकोनॉमीज अच्छी चल रही है तो गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज होती है जो करेंसीज को ड्राइव करती है, वो होती है इंटरेस्ट रेट्स जी। इंटरेस्ट रेट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व है। वो वहां पे बोलता है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पास पैसा रखोगे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगी जी। जिसको जैसे यहाँ पे आरबीआई में रेपो रेट वगैरह होती है, कैश रिजर्व रेशो सॉरी रेपो रेट वगैरह होती है, जो बेसिक रेट्स होती है। चूंकि हर एक इकोनॉमी की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी डिटरमाइन होती है उसकी जीडीपी से। राइट। जो कंट्रीज का सबसे ज्यादा जीडीपी है, जैसे जापान की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या यूरोप की बात करें, इनके बॉन्ड्स की डिमांड होती है मार्केट में ज्यादा क्योंकि ये क्रेडिट वर्दी है। राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल ट्रेड। हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, किसी को भी अगर दुनिया में ऑयल खरीदना है तो दे कैन नॉट बाय इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसी। इंडियन रुपी में नहीं कर सकते। राइट। उसको डॉलर में ही बाय करना है। उसको पेट्रो डॉलर एक पर्टिकुलर टर्म है और हर एक कंट्री को क्रूड ऑयल चाहिए। तो एवरीबडी नीड्स डॉलर। राइट। तो आपने देखा होगा कि एक आजकल किसी भी कंट्री की सॉल्वेंट लिक्विडिटी अगर मेजर करनी हो, देखते हैं इसके पास डॉलर रिजर्व कितने हैं। हमने हमारे नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका और पाकिस्तान में देखा, उनके डॉलर रिजर्व बहुत कम हो गए, एज रिजल्ट डिफॉल्ट हो गया। तो डॉलर इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारा मुल्क जो है बहुत सारी ट्रेडिंग करता है बहुत सारे मुल्कों के साथ, जैसे ऑयल खरीदा। एग्जैक्टली। ऑयल सिर्फ हम ये वाला ऑयल नहीं जो गाड़ियों में चलाते हैं, बल्कि कुकिंग ऑयल भी इंडिया बहुत सारा खरीदता है बाहर से। तो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-4 साल में 1200-1500 से लेके 3000 तक 15 केजी का एक कुकिंग ऑयल का हो गया, क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंस कुकिंग ऑयल पे बहुत ज्यादा है और वो खरीदना पड़ता है डॉलर में। और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई कोविड से। कोविड से क्यों बढ़ गई? क्योंकि बहुत, जैसे कि मैंने कहा, जब रिस्क आता है तो सेफ हेवन्स में रखते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन है और डॉलर जो है वो दूसरा सेफ हेवन माना जाता है। लोगों ने इमर्जिंग मार्केट करेंसी से निकाला, जैसे इंडियन रुपी में से निकाला, इंडोनेशियन करेंसी में से निकाला, वो डॉलर में रिजर्व किया। अजय साहब, आपको वहां रोकूंगा। अपने नाज़रीन के लिए जरा इसको आसान ज़बान में कह दूं कि अजय साहब ने जो कहा कि डॉलर हमें चाहिए और डॉलर एक आप उसे कहें
स्टेबल एक करेंसी, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी हालात ख़राब हो जाते हैं इकॉनमी, इक़्तिसादी लेवल पे, तो अक्सरियत जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं अपना पैसा निकाल के या तो सोने में, जो ज़्यादातर स्टेबल उनको इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। तो एक मिसाल से एजाज साहब ने ये समझाया कि कैसे हमारे डोमेस्टिक अखराजात जो हैं, हमारी जो चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा के लिए ज़रूरत हैं, वो कैसे चेंज होती हैं अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे क्रूड ऑयल का या डॉलर का या गोल्ड के प्राइसेस में कोई फ़र्क आ जाए या उनके ट्रांजैक्शंस में कोई फ़र्क आ जाए। इनाम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये हो गया कमोडिटीज़ का या मर्चेंडाइज कैसे इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है इन तीन चीज़ों से। मैं बिलखुसूस आना चाहता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। जी, हमने इससे पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए हैं। हमने इक्विटी डिस्कस की है, या हमने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस की हुई हैं, फिर हमने क्रिप्टो भी डिस्कस किया, हमने करेंसीज डिस्कस की। आप काइंडली हमारे नाजरीन को बता दें कि ये जो मर्चेंडाइज या प्रोडक्ट्स की लेवल पे या सर्विसेज की लेवल पे जो चेंज आता है, क्या बिल्कुल बाय नहीं ऐसे ही चेंज फाइनेंशियल सर्विसेज की रिस्क या उनके मार्केट प्राइसेस में आता है, या कोई और मैकेनिज्म है जिसको समझने के बाद शायद हम भी उसको देखकर समझ पाएं कि मार्केट, जिसको आप कहते हैं कि मार्केट क्या कहता है इन चीज़ों के बारे में। सो हाउ डू दीज थ्री थिंग्स, क्रूड ऑयल, डॉलर एंड गोल्ड, इनके बैनुल-अक़वामी सतह पर चेंजेस से कैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिस्क्स या उनके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं? जी, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा जहां पे एजाज साहब ने छोड़ा उस पे थोड़ा ऐड करना, क्योंकि एजाज साहब ने इन डिटेल पेट्रो डॉलर की बात की, उन्होंने गोल्ड की बात की, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया के लिए, जो इंडिया है, इट इज ए नेट इम्पोर्टिंग कंट्री। बहुत ज्यादा, मतलब हम बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं, दरामदाद जिसको बोलते हैं, हम बाहर से लाते हैं और यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो क्या है कि जो बैलेंस है वो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है। नेट इंपोर्ट्स हमारे होते हैं, ज्यादातर हमें इंपोर्ट करने होते हैं। तो क्रूड ऑयल जो होता है उसका एक मेन उसमें ये होता है, क्रूड ऑयल एक मेजॉरिटी, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो तकरीबन 600 बिलियन का इंडिया ने मतलब इंपोर्ट किया। तो 600 बिलियन में से 200 बिलियन का जो इंपोर्ट किया वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। तो ये जो क्रूड ऑयल, चूंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी करेंसीज को मतलब ये डिवैल्यू भी कर सकती है जब आपके पास, और आपका क्रैश रिजर्व जो है वो कम भी हो सकता है इसका, क्योंकि आपको ज्यादा पेमेंट करते हैं। आप यहाँ से जो चीजें हैं वो कम बेचते हैं और वहां से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा, आपको ज्यादा जो है, और वो सारा मोस्टली हम डॉलर्स में करते हैं। लेकिन अभी कुछ रिजीम्स हो रहे हैं रशिया के साथ। लास्ट ईयर चूंकि जंग की वजह से यूएस ने बैन्स लगाई, सैंक्शंस हुई थी रशिया पे, तो डॉलर के बजाय कुछ और तरीकों से भी पेमेंट्स, कुछ और करेंसीज में भी पेमेंट्स हुई। आपको याद होगा लास्ट ईयर स्विफ्ट से एग्जिट किया था रशिया ने। तो उस वजह से कि क्योंकि सैंक्शंस लगी, तो क्या है रशिया के साथ, और अभी बात हो रही है कि इंडियन करेंसी का यूज और क्या बोलते हैं इसको, चाइनीज युआन का यूज भी करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और गोल्ड की बात होती है, क्योंकि पहले भी गोल्ड को एक देरवाजा करेंसी जितनी भी होती थी गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत होती थी, इशू होती थी। लेकिन फिर बाद में वो ब्रेटन वुड्स का जो माहदा था वो ये मुंसलिक हो गया। तो करेंसीज को क्या हुआ कि फाइट करेंसीज, तो करेंसीज क्या, गवर्नमेंट्स की जितनी, मतलब गवर्नमेंट्स खुद से एक गारंटी देती है कि इंस्टेड ऑफ गोल्ड के रिजर्व के अगेंस्ट रखने के लिए पहले आप, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। तो इन चीजों की वजह से जो है डॉलर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम भी हुआ है। उतना ज्यादा लेकिन कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट पेशरफ्त हुई है, पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो अभी उतनी नहीं है कि हम बोल सकें कि डॉलर एक डोमिनेट करेंसी या इरेलेवेंट हो गया है। इरेलेवेंट की तो बात ही नहीं है, लेकिन डोमिनेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। तो हुआ ये। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है डायरेक्टली। अगर आपकी दरामदाद ज्यादा रहती है तो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट्स पे असर पड़ता है, आपकी हाउस होल्ड इनकम्स पे असर पड़ते हैं, मार्केट्स की डिमांड कम हो जाती है, आपकी बैंक कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी उससे डायरेक्ट असर पड़ता है, हट जाता है। जी इनाम साहब, इसी से एक और सवाल, ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हमने इन्वेस्टमेंट हर निशस्त में बात की है, तो हमने कहा कि हम
कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जी। और वो सारी कंपनीज डिफरेंट या तो ट्रेड करते होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हैं या बहुत सारी। क्या ऐसा भी है कि इन चीज़ों के कॉस्टली होने से एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा तेल चाहिए करने, सो अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो उनके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ों से भी असर पड़ जाता है? तो क्या डिपेंड करेगा कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, सो उधर शायद ज़्यादा चेंज आ जाए बनस्बत कि अगर किसी ने किसी और देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑयल का जिसका डिपेंडेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन का जिस पे डिपेंडेंस हो, वो बहुत ज्यादा, एविएशन होता है, ये सारे सेक्टर जो है उसमें बहुत। लेकिन कुछ सेक्टर जब ऐसी कभी कोविड का हम टाइम देखते हैं, फार्मास्यूटिकल्स था, न्यू एनर्जीज थे, कुछ ऐसे हैं वो सेक्टर्स में अच्छी पेशरफ्त भी होती है। या इसी तरह से डोमेस्टिक जो आपकी प्रोडक्शन होती है, ऐसी कंपनीज होती है जो वहां पे भी बूस्ट मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल जो होता है कि इंडिया का जितना भी ऑयल का जितना मतलब ज़खीरा है, नहीं जितना भी मतलब जितना खर्च होता है, जितना का तेल चाहिए उसका 80% जो है वो बाहर से आता है। इसी तरह से हमारा जो नेचुरल गैस है, कुकिंग गैस वगैरह, उसका भी 45 to 50% ही बाहर से आता है। तो इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी सारी इकोनॉमी पे। परफेक्ट, मुझे लगता है बखूबी आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। अजय साहब, एक नुक्ता यहाँ से जो इनाम साहब के साथ बात हुई और उसके बाद वापस उस डिस्कशन पे आते हैं जो आप कर रहे थे। ये अगर मैं ऐसा समझूं कि ये जो कंपनीज हैं जिनकी डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है इन तीन चीज़ों पे, तो जब भी हम पिछले निशस्तों में बात कर रहे थे कि आप ख्याल रखें कि आप किन कंपनियों में जाएं, आई अंडरस्टैंड कि तब शायद हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये भी एक ओवर आर्चिंग एक प्रिंसिपल हो सकता है कि बिकॉज ये तीन चीज़ें ऑब्वियसली इनमें रिस्क भी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ अगर मैं कह दूं तो क्या ये एक बात कहना सही रहेगा कि सारी वो चीज़ें जिनकी ज़्यादा डिपेंडेंस इन तीन चीज़ों पे है उनमें वेरिएंस का चांस ज़रा ज़्यादा है, तो अगली बार आप इन्वेस्ट करें। लेकिन ऑब्वियसली जैसे इनाम साहब ने कहा कि वो फिर मौका भी कभी आता है कि उसी से फिर चीज़ें उनका शायद वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैं 2 लेयर्स में जवाब दूंगा। पहली लेयर जो आपने जो पूछी लेयर, वो सेक्टर लेवल लेयर है जी। इसके ऊपर एक कंट्री लेवल लेयर होती है। जैसे हम 3 कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। राइट। इंडिया में जो ज़्यादा वजन है वो इंपोर्ट्स का है, एक्सपोर्ट्स कम है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो whenever there is an increase in dollar in the international market, economies like China and Bangladesh gain. Right. और इंडिया जैसी इकोनॉमी उसकी उसका नुकसान होता है। एग्जाम्पल है कि अगर हमको 100 क्रूड ऑयल चाहिए, 100 लीटर लेट्स से एग्जाम्पल, और हमको $100 चाहिए खर्चने के लिए। अब क्रूड ऑयल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट, क्रूड ऑयल की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 20%, सो वी नीड 20% मोर डॉलर्स। एग्जैक्टली। सो विच इनडायरेक्टली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट। तो पहली रिलेशनशिप है, जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तब डॉलर बढ़ेगा। एग्जैक्टली। जब डॉलर नीचे आएगा गोल्ड बढ़ेगा। इनकी एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके। जब डॉलर बढ़ेगा आपकी स्टॉक मार्केट्स विल स्टार्ट सिंकिंग, विल स्टार्ट गोइंग डाउन। डॉलर के 2 तरीके से वैल्यू देख सकते हैं। एक इसमें बोला जाता है, उसको डिक्सी इंडेक्स बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स। वो डॉलर का वैल्यू देखता है 6 बड़ी करेंसीज के मुकाबले में, जिसमें यूरो आता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, कैनेडियन डॉलर आता है, स्विस फ्रैंक आता है, हाँ यान आता है। तो इन 6 करेंसीज के मुकाबले में देखता है, उसमें इंडियन रुपी नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी कि रुपी नहीं कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, विच उसको मेम्स बनाए, बट वो सही थी, वो बिल्कुल सही बोल रही थी। डॉलर की अपनी स्ट्रेंथ अलग होती है, विच इज इन कंपैरिजन टू, हाँ, तो डिक्सी इंडेक्स बढ़ गया था, तो ये जो है रुपी उतना नहीं हो रहा था, दिख गया कि रुपी नीचे आ गई है। करेक्ट। तो दैट इज वन। पहली लेयर वो है कि कंट्री लेवल के जो डायनेमिक्स होते हैं उसकी इकोनॉमी कैसा स्ट्रक्चर। दूसरी हो गई सेक्टर वाइज। अगर हम इंडिया में देखें, इसमें 2 बड़े सेक्टर है जिनको डॉलर की इंक्रीज होने से फायदा होता है। एक फार्मा है, एक आईटी है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। इंडिया का फार्मा भी बहुत एक्सपोर्ट होता है और आईटी सर्विसेज भी बहुत एक्सपोर्ट होती है। द मोमेंट जैसे उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर के लिए 1 मिलियन बिल बनाई होगी, $1 मिलियन, वही 1 मिलियन को 1 साल के बाद मिलेगा, लेकिन वो एक हाँ वो 75 के वैल्यूएशन पे थी, अभी 80 आ गया, तो मींस दे विल गेट मोर रुपीज, डॉलर्स को कन्वर्ट करके रुपीज। तो इसी तरीके से देयर इज वन सेक्टर, जैसे हमने पेट्रोल की बात की या कुकिंग ऑयल की बात की, वो इनडायरेक्टली देयर इज वन मोर सेक्टर जो कि उल्टा इस डायरेक्शन में जाता है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो व्हेन द डॉलर इंक्रीजेस, प्रोबेबली रेमिटेंसेस, metals, remittances as well as metals.
मेटल्स का सेक्टर जो है, वो मेटल्स हम बहुत ज्यादा, जो इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो जिस भी चीज में मेटल्स जाते हैं तो वो वाला सेक्टर पिट जाता है। तो दिस इज हाउ यू लुक एट इट कि आपका जो सेक्टर है ये बाहर की चीजों पे ज्यादा डिपेंड है कि ये खुद कफील है इन चीजों में। तो दिस इज हाउ योर डॉलर। सो ये भी एक बेसिस है कि जब आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाएं तो ये भी एक मे बी एन ओवरआर्चिंग। दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज फॉरेक्स रिस्क। कुछ कंपनीज फॉरेक्स रिस्क के साथ एक्सपोज होती हैं, कुछ कम होती है, कुछ डोमेस्टिकली होती है। तो उसका भी एक वेट होता है, तो वो जो है वो बिहेव करती है। द मोमेंट डॉलर स्टार्ट्स गोइंग अप, आपके स्टॉक गिर जाते हैं उस कंपनी के ज्यादा कंपेयर टू ओवरऑल। एक लोकल एग्जांपल के साथ में एजाज साहब के इसको ऐड करना, हमारा फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स का है, हम बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं। तो डॉलर का जो अगर प्राइस गेन हो जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से जितने भी लोग बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं विद इन कंट्री, विद इन स्टेट। जो ही मतलब डॉलर का प्राइस अप हो जाता है तो उससे गेन हो जाता है, उनको फायदा मिल जाता है। और ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट की वजह से। जी एजाज साहब और इनाम साहब दोनों के लिए, बिकॉज हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अब धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी कमोडिटीज में उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट करेंसीज आ जाएं जिनमें वो सेटल करें इंटरनेशनल ट्रेड। आई गेस पिछली बार 18 कंट्रीज इंडिया के साथ सिग्नेटरी हुई थी कि वो INR करेंगी। आई गेस 19th इजिप्ट होने वाली है, अभी वो बातें चल रही हैं। एक तो जरा सा वहां भी टच बेस कर दें कि इनाम साहब ने ऑल्दो अभी बता दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, डेफिनेटली इससे असर तो पड़ेगा, लेकिन खास उतना असर डॉलर पे नहीं पड़ेगा और उस लेवल पे नहीं पड़ेगा जब तक कि सब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब तक कि सारा पेट्रोल के साथ या ऑयल के साथ रिलेटेड है तब तक तो शायद असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। नो सुनर इट स्टार्ट्स विद ऑयल, तो शायद तब ये डोमिनेंस आप कहें, मोनोपोली कहें, ये शायद तब कम हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल डिफरेंट है। ये होने के बाद जब INR पे ये सारा आ जाएगा या रूबल पे आ जाएगा या आपने कहा, तो क्या वहां पे भी ये खदशात नहीं है जो अभी डॉलर के साथ है? जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम अभी है, जैसे कि नाम साहब ने बिल्कुल कहा था, 72 में बेसिकली एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि पिछले 200-300 साल में जो ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनेटरी सिस्टम है ये हर एट एन एवरेज हर 30-40 साल के बाद चेंज होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आया कि हर एक करेंसी है वो डॉलर के साथ मैप होगी और डॉलर गोल्ड के साथ मैप होगा, तो इनडायरेक्टली। उसके बाद 72 में प्रेसिडेंट निक्सन आए यूएस में, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने निक्सन शॉक्स उसको बोलते हैं, बोला कि नहीं अब डॉलर और गोल्ड के साथ नहीं है, अब इट्स बाय द गारंटी ऑफ द स्टेट। तब से लेके अभी तक चल रहा है, 50 साल हो गए, तो इट्स ऑलरेडी ओवरड्यू फॉर रिवैम्प। और अभी जो इंपॉर्टेंटली जो चीज हो रही है कि डॉलर इज वेरी डीपली इंटीग्रेटेड इन द फाइनेंशियल, जैसे कि अभी इकोनॉमी और फाइनेंस चल रहा है, कि उसको रिप्लेस करना एकदम से इट विल बी टेकन एज अ चैलेंज बाय द यूएस, विच वी सॉ ऑलरेडी व्हेन लिबिया came forward and they said we will accept gold for petrol. And Gaddafi was eliminated. And similarly, this is not just a conspiracy that I'm talking, it's well documented facts even in US. So similarly now the countries like China and Russia and India, they are economically bigger. The BRIC bloc is coming up with its own currency. Brazil is also very big in that one service. So मेरे ख्याल में my humble opinion is US won't sit down and watch it silently because it will disrupt a lot of power balance in the world. So they will come up with something. I don't know what it will be, and precisely whatever military exercises has been happening, it's currency war. Exactly. इसके underlying currency war ही है कि कौन सी currency dominate है, किसकी currency सबसे ज्यादा, जो कि रिजर्व करेंसी यूएसए की अभी हर एक मुल्क को रखनी पड़ती है. दिस इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई दे आर एबल टू प्रिंट इन्फिनिटली. उनको इन्फ्लेशन का खतरा ही नहीं रहता है, वो कंटिन्यू कर पाते हैं. इंडिया नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, चाइना नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर नॉट ग्लोबल करेंसी. तो ये ग्लोब में फैली हुई करेंसी. द मोमेंट ये करेंसी में ट्रेड होना बंद हो जाएगा, दिस करेंसी विल स्टार्ट कमिंग बैक टू यूएस एंड इट विल स्पाइक इन्फ्लेशन लाइक एनीथिंग. दिस कैन रिजल्ट इन अ कोलैप्स व्हिच यूएस माइट नॉट लाइक. इनाम साहब, इसी सवाल पे, बिकॉज एजाज साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया वो प्रोबेबली मोर टुवर्ड्स पॉलिटिकल या चीज है. मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आता हूं. जो मेरा टेक्निकल सवाल था, इसकी जो एक लेयर थी कि हम ये मान लें, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ यहाँ पर डिस्कशन, कि आईएनआर या यन ने या रूबल ने वो रिप्लेस कर दिया है. अब इंडिया और से रशिया या इंडिया और ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं उस करेंसी में. तो जब आईएनआर में ये ट्रेड हो रहा है, क्या ये जो रिस्क है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, या रिस्क या ये जो इसकी डिपेंडेंस है, क्या ये कम हो जाएगी? क्या उस करेंसी में भी क्या ये खतरे हैं?
नहीं, कम डेफिनेटली खतरे कुछ रह सकते हैं, क्योंकि फिर भी दो कंट्रियों का बैलेंस होगा। अगर एक करेंसी हम मतलब यूएस डॉलर को मतलब ये यूएस के साथ टाई होता है, अदरवाइज भी दो कंट्रीज का भी बैलेंस होगा। खतरे फिर भी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा। बहुत ज्यादा कम होगा रिस्क उससे, जैसे कि अभी भी हो रहा है, क्योंकि इसकी मिसाल आज है कि रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस यूएस ने लगाए, उनका ऑयल बेचने का तरीका ऑलमोस्ट बहुत खत्म, तो उससे उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा मुतासिर हो सकती थी, हुई भी है। लेकिन जबकि उन्होंने ट्रेड किया इस तरह से विदाउट डॉलर के, इसके पैक करने के बगैर ट्रेड किया विद इन कंट्रीज, रशिया के, चाइना के साथ किया, इंडिया के साथ किया, कुछ और भी मुल्कों के साथ किया। इनफैक्ट इवन ये भी बोलते हैं कि शायद प्रोबेबली गोल्ड के एक्सचेंज में भी हो रहा है। तो उससे रशिया ने काफी हद तक ये वार्ड ऑफ किया कि उनको वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, जो अदरवाइज मतलब वो इस डॉलर के बगैर अगर वो नहीं कर पाते तो उनको काफी नुकसान हो जाता होगा। There's one important thing which is happening very rapidly in the globe, कि dependence on crude oil is getting reduced. अब नया ऑयल जो है वो लिथियम है। सो जो पेट्रो डॉलर वाली जो डोमिनेंस थी, मैं नहीं बोलूंगा वो 1 साल या 2 साल में खत्म होगी, धीरे धीरे, लेकिन देयर इज नाउ ए पैराडाइम शिफ्ट। Right. So the countries rich with lithium, they are going to be very rich. And fortunately, J&K में बहुत सारा ज़खीरा निकला, we should be happy. I think प्रोग्राम के आखिर में आपने हिंट किया है एक ऐसी चीज़ की तरफ जो शायद हम अगले किसी और निशस्त में शायद ये डिस्कस करें, लेकिन अभी अपने मेहमानान का शुक्रिया करते हैं। काफ़ी इन डेप्थ और इंसाइटफुल डिस्कशंस आप दोनों के साथ रही हैं। नाज़रीन, हमने इस निशस्त में ये जाना कि कैसे एक बैनुल-अक़वामी, एक ग्लोबल सतह पे कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जिनसे हमारे डोमेस्टिक और हमारे रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अखराजात जो हैं, उन पे असर पड़ रहा है। ये हमारी काविश इसलिए थी कि आप समझ जाएं कि जो हम आम तौर पे हमारे घरों में हर एक के साथ ये शिकायतें रहती है कि आज से 1 साल पहले कोई चीज़ इस कीमत पे थी, आज इजाफा हो गया है, तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। तो शायद जब आप अगली बार फैसला करें कोई इन्वेस्टमेंट करने का या कोई चीज़ खरीदने का, तो एक ये चीज़ कि आप ये एक समझ रहे कि ये इसका प्रोसेस क्या है। दूसरी ये चीज़ कि जब कोई किसी बड़ी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप ख्याल रखें कि इसमें रिस्क कहाँ है, ये किस चीज़ के साथ इसका रिस्क एसोसिएटेड है, और आपकी रिस्क एपेटाइट तो अपनी जगह, लेकिन इसका रिस्क प्रोफाइल कितना है। इस पस मंज़र के साथ हमने ये डिस्कशन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद सूदमंद रहेगा। आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे इस वादे के साथ कि अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली निशस्त के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।